दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल, राजनीति का यूज एंड थ्रो। जी हाँ दोस्तों, आज एक बड़ी दिलचस्प सी खबर आई है तो मुझे लगा मैं आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि ये खबर ना केवल आपके लिए, ना केवल मेरे लिए, राजनीति के हर छात्र के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि इस खबर के जरिए क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी देखना नहीं चाहिए, सबक नहीं लेना चाहिए कि क्या गत बीजेपी अपने सहयोगियों की कर सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। मैं लगातार दिसंबर से आपको बता रही हूँ, दिसंबर में सीएसडीएस का पहला ओपिनियन पोल आया था, उसके बाद से मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बीजेपी सबसे खराब परफॉर्म करेगी। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर निकल गई। दोस्तों, उसी महाराष्ट्र से खबर निकल कर आई है और इस खबर को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बड़े गौर से सुनना और देखना चाहिए, क्योंकि ये खबर बताती है कि बीजेपी अपने सहयोगियों का क्या हाल करती है। दोस्तों, अजित पवार, जिन्होंने अपनी इस उम्र में अपने चाचा से उनकी पार्टी छीनी, न केवल पार्टी छीनी बल्कि सिंबल छीना, और शरद पवार के लिए मोदी जी ने भटकती आत्मा जैसा शब्द इस्तेमाल किया इस चुनाव में, याद है ना, भटकती आत्मा। दोस्तों, उस भटकती आत्मा ने बीजेपी को ऐसा भटकाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई। और अब खबर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने सहयोगी से पल्ला झाड़ सकती है। देखिए, ये खबर केवल सूत्रों के हवाले से नहीं, पुख्ता खबर है। इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर पत्रकार हैं सुधीर सूर्यवंशी, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, पता नहीं कहां से अंदर से ऐसी तगड़ी खबरें निकाल कर ले आते हैं। इन्होंने अपने अखबार में छाप दिया इस खबर को, बीजेपी लाइकली टू कॉल इट क्विट विद अजित पवार। मतलब बीजेपी अजित पवार के साथ नमस्ते कर सकती है कि हो गया आपका, अब आप अपने घर जाइए, चाचा के पास जाइए, अपनी पार्टी संभालिए, ये आप देखिए, हमको आपके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी के एक लीडर ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त में यह बताया है कि आरएसएस बीजेपी का कैडर अजित पवार के आने से खुश नहीं था। दे आर एंटी अजित पवार बिकॉज ऑफ हिज लिंक ऑफ इरिगेशन इन महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक स्कैम। शुरुआत से आरएसएस और बीजेपी महाराष्ट्र की जो इकाई है वो अजित पवार के खिलाफ रही है, क्योंकि उन पर इरिगेशन के कॉर्पोरेशन बैंक के घोटाले के आरोप थे। इन्हीं घोटाले के आरोप को लेकर मोदी जी मंच पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, हम जेल में भेजेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। उसके बाद अजित पवार ने अपनी पार्टी तोड़ दी और वो अजित पवार महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोग से चलने वाली सरकार के डिप्टी सीएम बन गए। मोदी जी उनके साथ फूलों का गुलदस्ता लेने लगे। मोदी जी अपने दावे भूल गए जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के, और उस दावे का यह हश्र हुआ कि अजित पवार ने तो नुकसान पहुंचाया, खुद तो एक ही सीट लेकर आए, बल्कि बीजेपी को 9 पर लाकर सिमट दिया। मतलब बीजेपी का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। अब स्थिति यह है दोस्तों कि बीजेपी ने सोच लिया है कि अजित पवार को क्यों झेला जाए, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इस बात को आप एग्जैक्टली एक दिन पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से जोड़ लीजिए। उड़ती खबर नहीं बता रही हूं आपको, बिल्कुल एक एक लिंक जोड़कर बता रही हूं। दोस्तों, एक दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा। लेख किसके लिए था? अजित पवार के लिए था। दोस्तों, इस लेख में लिखा गया था कि अजित के साथ गठबंधन करने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और ये बिना किसी अंतर के सिर्फ एक और पार्टी बन गई। अजित के आने से पार्टी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुखर नहीं हो पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते 105 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी अब आत्ममंथन की मुद्रा में है। ऑर्गेनाइजर हिंट दे रहा है कि अजित पवार के आने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइजर मतलब आरएसएस का मुखपत्र। बीजेपी को कोई बात बोलनी होती है ना, तो आरएसएस के मुखपत्र के जरिए वो बात बोली जाती है। और अब इतनी हैसियत तो बीजेपी की रही नहीं कि वो अपने दम पर आरएसएस से बोली हुई बात की अवहेलना कर दे। अवहेलना करने का क्या नुकसान हुआ है वो मोदी जी जानते हैं ना, नहीं तो 2 बैसाखियों से सरकार थोड़ी चलानी पड़ती, अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इधर आरएसएस की तरफ से ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि अजित पवार को सरकार में शामिल करने का नुकसान हुआ है आपको, क्योंकि आपका कैडर लगातार जमीन पर उनके खिलाफ लड़ता रहा। और इधर खबर आ गई, इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया, पत्रकार ने छाप दिया कि अजित पवार को झटकने के मूड में है बीजेपी। दोस्तों, ये एक जीता जागता प्रमाण है, ये कोई 20-25 साल पुरानी बात नहीं है, आपके मेरे सामने होती देखी बात है। हमने कुछ महीने पहले पूरा ड्रामा अपने सामने होते देखा है, कैसे अजित पवार के लिए मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जेल भेजेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। फिर अजित पवार ने रातों रात अपनी पार्टी तोड़ी। उसके बाद मोदी जी ने अजित पवार के
कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी को उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो बीजेपी क्या एक सेकंड नहीं लगाएगी अजित पवार को झटकने में? और जब बीजेपी अपने इन सहयोगियों के साथ, जिनके साथ गठबंधन करे, मुश्किल से जुम्मा जुम्मा अभी 2-3 साल भी नहीं हुए हैं, 2-3 साल भी ज्यादा बोल रही हूं मैं, तो फिर नायडू और नीतीश का क्या करेगी बीजेपी? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए तो बोला था ना, बहुत 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 शानदार राजनेता हैं, घाट घाट के गठबंधन का पानी पिया है। तो देख ले वो कि बीजेपी क्या गत करती है अपने सहयोगियों की। अगर उसके सहयोगी उसको फायदा नहीं पहुंचाते हैं तो वो एक दिन नहीं निकालेगी बाहर उनसे अलग होने में। अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि अजित पवार से क्या बीजेपी अपना गठबंधन तोड़ेगी या एनडीए का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन रुझान तो आने लगे। दोस्तों आप बताइए, मोदी जी शपथ ले रहे थे, पहला रंग में भंग किसने डाला था? अजित पवार की पार्टी ने डाला था, ये कहते हुए कि हमको राज्य मंत्री का दर्जा या स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है, हम इसमें तैयार नहीं, हमको मंत्री पद दीजिए आप। प्रफुल्ल पटेल तो सीनियर मंत्रालय पहले ही संभाल चुके हैं। नहीं तो मोदी जी के शपथ ग्रहण में इस तरह के बयान देने की हिम्मत थी किसी की? खटपट शुरू हो चुकी है क्या? बड़ा सवाल यह है कि खटपट इस लेवल पर शुरू हो गई कि अजित पवार ने कह दिया कि हम तो अभी फिलहाल कैबिनेट का हिस्सा बन ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजित पवार ने आंख दिखाई हो तो बीजेपी ने कह दिया हो कि आपको रहना है रहो साथ में, नहीं तो जाओ। अब बड़ा सवाल यह दोस्तों कि अजित पवार का भविष्य क्या रह जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी कुछ वक्त बाद बीएमसी के चुनाव होने हैं और मुंबई के अंदर बीएमसी सबसे बड़ा ताकत है। बीएमसी के चुनाव में शिवसेना हमेशा एक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। अजित पवार की क्या हैसियत रह जाएगी? इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, अजित पवार की क्या हैसियत रह जाएगी? अजित पवार ने क्या पाया बीजेपी के साथ जाकर? क्या ये सब कुछ नीतीश और नायडू गंभीरता से देखेंगे नहीं? और देखेंगे तो सोचेंगे नहीं, और सोचेंगे तो फिर किस, मतलब सोचिए ये सरकार कितने भारी भरकम ट्रस्ट डेफिसिट पर खड़ी हुई है, जहां पर दोनों सहयोगी जिनकी कुब्बत से ये सरकार चल रही है, उनके मन में डर बना रहेगा कि अजित पवार का ये हाल कर सकते हैं तो हमारी पार्टी का क्या हश्र होगा। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र को केवल आर्थिक राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि वहां बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून रहते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। महाराष्ट्र में जिसकी सरकार होती है ना, फंड के मामले में, पैसे के मामले में, उस पार्टी को कभी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो हर पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में उसकी सरकार बने, क्योंकि फंड जनरेशन का एक वो बहुत बड़ा राज्य है। अगर बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र से सत्ता चली गई ना, तो दुनिया की जो सबसे रईस पार्टी है बीजेपी, उसके आगे फंड का अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म एक नुकसान हो सकता है। और हर लिहाज से दोस्तों कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसा उसके साथ हो। लेकिन जो नतीजे लोकसभा चुनाव में आए हैं वो तो यही बताते हैं कि अगर ये नतीजे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी की बहुत बुरी गत होनी है। ना तो बीजेपी को कोई फायदा हुआ, ना उसके सहयोगियों ने उसको कोई फायदा पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की तरह एनसीपी ने भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करके बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये सब देखकर क्या सोचते होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।